आज हम आपकी हिंदी की बुक की इकाई एक भाषा शिक्षण शुरू करने जा रहे हैं। में तो काफ़ी बड़ी है ये, तो इसे नोट से कंटिन्यू करते हैं। इकाई एक भाषा शिक्षण। भाषा का अर्थ भाषा संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ है बोलना। भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति से हमारा अभिप्राय है कि भाषा की मूलभूत विशेषता या लक्षण या प्रवृत्ति। भाषा की प्रकृतिगत विशेषताएं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का संबंध मानव समाज से है। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज से ही उसका विकास होता है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु होने के साथ साथ परंपरागत वस्तु भी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा प्राप्त होती चली जाती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। भाषा परंपरागत है और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, फिर भी उसे अर्जित संपत्ति कहा जाएगा। भाषा हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होती, हमें उसे सीखना पड़ता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। भाषा का जन्मजात व्यवहार होता है कि वह कठिनता के मार्ग को त्याग कर सरलता की ओर अग्रसर होती है। संस्कृत के कठिन शब्द हिंदी में सरल शब्द प्रयुक्त है। एकलता। एकलता से हमारा अभिप्राय है कि निजी व्यवस्था अथवा निजी पद्धति। प्रत्येक भाषा की बनावट का ढांचा अपने प्रकार का होता है, वह अन्य भाषाओं से मेल नहीं खाता। भाषा की विशेषताएं। भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली है। संसार की लगभग सभी भाषाएं बोलने के लहजे और लय में लगभग एक समान है। भाषा के प्रतीक मनमाने हैं। भाषा में विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्द प्रतीक होते हैं जो मनमाने होते हैं। भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। भाषाओं में नए शब्द आते रहते हैं और पुराने छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के समय में नाइस शब्द का अर्थ मूर्ख होता था, लेकिन वर्तमान में इस शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। भाषा सीखी जाती है। भाषा सीखी जाती है अर्थात भाषा अपने आप नहीं आती, अपितु इसे सीखना पड़ता है। एक बालक जब पैदा होता है तो कोई भाषा नहीं जानता। भाषा में विभिन्नता होती है। एक ही भाषा में भौगोलिक बदलावों के साथ बदलाव आते हैं। कुछ किलोमीटर पर बदलाव महसूस किए जा सकते हैं, यद्यपि भाषा एक ही होती है। भाषा के विभिन्न रूप। प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप। उच्चरित रूप, मौखिक रूप, लिखित रूप। उच्चरित रूप। भाषा के उच्चरित रूप का प्रयोग मानव जाति द्वारा बोलचाल के लिए किया जाता है। लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग मौखिक विचारों को लिपिबद्ध करके दूसरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। भाषा के अन्य प्रचलित रूप। मूल भाषा। विश्व की सभी भाषाओं का संबंध किसी न किसी मूल भाषा से है। व्यक्तिगत बोली। यह व्यक्ति विशेष की भाषा कही जा सकती है, लेकिन इसे भाषा न कहकर बोली कहा जा सकता है। उपबोली। किसी सीमित क्षेत्र के लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उपबोली कहा जाता है। बोली। बोली भी स्थान विशेष की भाषा होती है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित न होकर कुछ विस्तार लिए रहता है। मातृभाषा। भाषा को बच्चा अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों से सीखता है, उसे मातृभाषा कह सकते हैं। मानक भाषा। जब कोई भाषा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से उन्नति प्राप्त कर लेती है, तब उसे मानक भाषा का दर्जा मिल जाता है। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो भिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय का साधन बनती है। राष्ट्रभाषा। वास्तव में जो भाषा पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है, वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज, सरकारी कार्यालयों के कामकाज में आधिकारिक रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। माध्यम भाषा। जिस भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने भावों, विचारों आदि को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति को समझाए, वह भाषा ही माध्यम भाषा कहलाती है। संचार भाषा। विश्व के किसी एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश भेजा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पूरे विश्व के विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। हिंदी का स्वरूप। मातृभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, संचार भाषा के रूप में हिंदी। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी। मातृभाषा के रूप में हिंदी। मातृभाषा का अर्थ मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो बालक अपने माता पिता के अनुसरण द्वारा सीखता है। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास। संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा से अनेक प्रकृत भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें से शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत तथा अर्धमागधी प्राकृत भाषाओं से हिंदी भाषा की 5 भाषाओं का जन्म हुआ। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व। यदि क्षेत्र के बालक के परिवार में माता पिता शिक्षित हैं, तो वे प्राय मानक भाषा का भी प्रयोग करते हैं और ऐसे परिवारों समाज में मानक हिंदी स्वतः ही उस बालक की मातृभाषा बन जाती है। राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा से भी प्राय राजकाज की भाषा अर्थात शासन की भाषा। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान में प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध अर्थात उपनियम है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं,
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा विशेष निर्देश से संबंधित हैं। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। इसके अतिरिक्त भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद सभा तथा भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों की भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। संपर्क भाषा से अभिप्राय, संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच आपसी विचार विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने के कारण, धार्मिक कारण, हिंदू धर्म के अधिकतर प्रसिद्ध स्थल जैसे काशी, हरिद्वार, मथुरा, कुरुक्षेत्र आदि हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है। व्यापारिक कारण, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे महानगर व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र है। भिन्न भाषा भाषी व्यापारियों के लिए हिंदी भाषा ही संपर्क बनाने का प्रमुख साधन है। राजनीतिक कारण, प्राचीन काल से ही भारत की सत्ता का केंद्र हिंदी भाषी क्षेत्र रहा है। दिल्ली या मथुरा ऐसे देश में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया जाना स्वाभाविक ही है। प्रशासनिक कारण, निसंदेह किसी भी देश में उसी भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है जिसका प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक हो। स्वतंत्र भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारण, हिंदी फिल्मों की सफलता से भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक हिंदी ही भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का आधार बनी है। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे महानगरों जो कि हिंदी क्षेत्र में स्थित हैं में हिंदी नए नए रूपों में संपर्क भाषा बन चुकी है। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी। साहित्यिक भाषा का अर्थ साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा को सृजनात्मक भाषा भी कहा जाता है, अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें साहित्य की रचना की जाती है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव 9वीं शताब्दी के आसपास माना जा सकता है। इस कालावधि में हिंदी भाषा के अनेक बोलियों में साहित्य की रचना हुई और उसमें साहित्यकारों ने अपने क्षेत्र की बोलियों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। साहित्यिक हिंदी भाषा के विविध रूप, पदात्मक हिंदी भाषा, गद्यात्मक हिंदी भाषा। हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उस परंपरा को आगे विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास आदि ने आगे बढ़ाने में योगदान दिया। संचार भाषा के रूप में हिंदी। संचार भाषा का अभिप्राय व्यापक प्रचार व प्रसार की भाषा। संचार भाषा की विशेषताएं, संप्रेषण की सहजता, सभी संचार माध्यमों में भावों की संप्रेषण की सहजता व सरलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। संक्षिप्तता, संचार माध्यमों की भाषा प्राय संक्षिप्त रूप में कही या लिखी होती है। आकर्षक एवं प्रभावशाली, सभी संचार माध्यमों की भाषा में आकर्षक एवं प्रभावशाली शब्दों व वाक्यों का प्रयोग हो। नाटकीयता एवं गतिशीलता, गतिशीलता से अभिप्राय नवीनता व परिवर्तनशीलता। देवनागरी लिपि स्वरूप, आज राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्य लोक भाषाओं की भी लिपि रही है। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी की उत्तरी शैली के एक प्राचीन रूप नागरी लिपि से हुआ। ईस्वी पूर्व 5वीं शती से 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि एक राष्ट्रीय लिपि मानी जाती थी, परंतु 350 ईस्वी के बाद इसकी दो शैलियां हो गई, उत्तरी ब्राह्मी तथा दक्षिणी ब्राह्मी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, क्रमबद्धता, देवनागरी लिपि में स्वर तथा व्यंजन वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्ध है। इसमें स्वरों तथा संध्याक्षरों की संख्याएं 14 है और व्यंजनों की संख्या 35 है। स्वरों की ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं की योजना। देवनागरी लिपि की अगली विशेषता यह है कि इसमें अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों के लिए ह्रस्व व दीर्घ मात्राएं हैं। व्यंजनों की अक्षरता, देवनागरी लिपि के सभी व्यंजन अ की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसी को हम व्यंजनों की अक्षरता कहते हैं। उदाहरण के रूप में क जमा अ क। उच्चारण स्थल के अनुसार वर्णों का निर्माण। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मुख्य विवर के उच्चारण स्थलों के अनुसार वर्णों का निर्माण व समायोजन किया गया है। वर्ण प्रक्रिया के नियमों के आधार पर वर्णों में परिवर्तन। कोई स्वनिम किस परिवेश में कौन सा लक्षण प्राप्त करेगा, इसी नियम को ध्यान में रखकर संधि नियम बनाए गए थे। सु जमा आगत स्वागत। श्रवण कौशल का अर्थ
भाषा सुनने की प्रक्रिया को ही श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल उद्देश्य, महत्व, विकास, प्राथमिक स्तर के महत्व, जो भी आ जाए इनमें से यही लिख देना। ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। ध्यानपूर्वक न सुनने से व्यक्ति कुछ बातों को सही प्रकार से सुन नहीं सकता और अर्थ का अनर्थ कर देता है। श्रवण कौशल के अंतर्गत बच्चों को बार बार याद दिलाया जाता है कि वे अध्यापक की बातों को ध्यान से सुने। स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण के फलस्वरूप बच्चे स्वराघात, बलाघात तथा स्वर के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं। समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अंतर का ज्ञान। समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें और उनका वाक्य में सही सही प्रयोग कर सकें। श्रवण दोष के कारण। श्रवण शक्ति की क्षति। कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहरे होते हैं, कुछ विद्यार्थियों को ठीक से सुनाई नहीं देता है, जिनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा कटु और कठोर शब्दों का प्रयोग। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा श्रवण दोष उत्पन्न होने का भय बना रहेगा। श्रुतलेख भाषण, वाद विवाद के आयोजन की कमी। यह देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थियों में श्रुतलेख भाषण तथा वाद विवाद का आयोजन ही नहीं होता। इससे भी श्रवण दोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। आसपास के वातावरण का प्रभाव। अगर कक्षा कक्ष के आसपास कोलाहल होगा तो वह बड़ा श्रवण दोष बन जाएगा, क्योंकि बच्चे शोर शराबे के कारण अध्यापक के वाचन को न तो सुन पाएंगे और न ही समझ पाएंगे। अनुशासनहीनता। यदि कक्षा में अनुशासनहीनता होगी और विद्यार्थी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उनकी पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो सकेगी। यही नहीं, विद्यार्थी शिक्षक के वाचन को ठीक से सुन नहीं पाएंगे। श्रवण दोष के सुधार। श्रवण कौशल की विधियां। प्रश्नोत्तर विधि। यदि विद्यार्थियों को यह पता हो कि पाठ समाप्त होने के बाद अध्यापक उनसे प्रश्न पूछेगा तो वे सावधान होकर वाचन को सुनेगा और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेगा। कहानी कहना और सुनना। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सुनाने के लिए रोचक और सरल कहानी का चयन करे। कहानी सुनाने के बाद बच्चों को सुनाने के लिए कहे। श्रुतलेख। वस्तुतः श्रुतलेख शुद्ध लेखन को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है, परंतु यह श्रवण कौशल के शिक्षण के लिए भी उपयुक्त विधि कही जा सकती है। भाषण। भाषण के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इससे पता चलेगा कि विद्यार्थियों ने भाषण को ध्यान से सुना या नहीं। वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ है एक पूर्व आधारित विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना। यदि वह हर वक्ता के तर्क को सावधानीपूर्वक न सुने तो वह अपने तर्क भी नहीं दे पाएगा। कथन कौशल की विधियां। वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना एवं सुनाना, वाद विवाद, भाषण, श्रुतलेख। उपयुक्त विधियों की परिभाषाएं श्रवण कौशल विधि से देखें। पेज 15 जो मैंने आपको पढ़ाई है ऊपर श्रवण कौशल, वैसे ही कथन कौशल की विधियों में वही वाली डेफिनेशन भर देनी है। कथन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, अपने मनोगत भावों तथा विचारों को सहज एवं सरल भाषा द्वारा कहना अथवा अभिव्यक्त करना। कथन कौशल के उद्देश्य, महत्व, गुण, जो भी आ जाए ये लिख देना। विद्यार्थियों को बिना संकोच के अपने विचार प्रकट करने के योग्य बनाना। विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे पूछे गए प्रश्नों का स्पष्ट और सही उत्तर दे सकें। विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए बिना संकोच के प्रश्न पूछ सकें। बालकों अथवा विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत उत्पन्न करें। विद्यार्थियों को धारा प्रवाह तथा प्रभावशाली वाणी में बोलना सिखाना। कथन कौशल के सोपान। प्रश्नोत्तर, भाषण, ये जो मैंने को पहले बता दिए हैं वही वाली डेफिनेशन इसमें भी भर देना। घटना वर्णन। अध्यापक से घटना का वर्णन सुनकर बच्चे भी किसी न किसी घटना का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इससे उनके कथन कौशल में वृद्धि होगी और वे खुलकर अपनी बात कहने लगेंगे। समाचार वाचन। कथन कौशल का न्यूनतम सोपान समाचार वाचन है। इसके अंतर्गत बच्चों को समाचार सुनाने के लिए कहा जा सकता है। पठन कौशल, पढ़कर विचार या भाव ग्रहण करना, पढ़ने में कुशलता पठन कौशल कहलाता है। पढ़ना शब्द को पठन कहते हैं। सामान्य अर्थों में पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है।
पठन की प्रकृति। पठन की प्रक्रिया में पठन मुद्रा और पठन शैली दोनों का विशेष महत्व है, यही पठन की प्रकृति कहलाती है। पठन मुद्रा। पठन मुद्रा का अर्थ है पाठ पढ़ने की भाव भंगिमा, अर्थात पाठ पढ़ते समय विद्यार्थी की आंखों तथा शरीर के अन्य अंगों का संचालन, उसके बैठने तथा खड़े होने का ढंग, आंखों से पुस्तक की दूरी आदि। पठन शैली। पठन शैली को वाचन शैली भी कहते हैं। पठन शैली प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी होती है, वह दूसरे विद्यार्थी की पठन शैली से मेल नहीं खाती। पठन कौशल के महत्व उद्देश्य। जो भी आ रहा है ये लिख देना। शिक्षा प्राप्ति के लिए पठन कौशल का महत्व। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के पठन से ही विद्यार्थी विषय की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकता है और परीक्षा की तैयारी कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वाचन कौशल अत्यधिक जरूरी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण। वाचन के बिना पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आज के युग में यदि कोई विद्यार्थी इंटरनेट द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो भी उसे वाचन तो करना ही पड़ेगा। वाचन द्वारा हम ज्ञान का अधिकाधिक संचय कर सकते हैं। मनोरंजन में सहायक। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि, जिससे मन की थकान मिट जाती है। समाचारों को जानने के लिए सहायक। प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठने के बाद समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। यदि उसके पास वाचन की योग्यता होगी तभी वह पढ़ पाएगा। पठन के भेद। सस्वर वाचन, व्यक्तिगत सस्वर वाचन, संवेद सस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन। सस्वर वाचन किसी भी पाठ अथवा पाठ्य सामग्री को ऊंचे स्वर में पढ़ने की प्रक्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। व्यक्तिगत सस्वर वाचन। व्यक्तिगत सस्वर वाचन एक व्यक्ति अथवा छात्र द्वारा किया जाता है। संवेद सस्वर वाचन जब किसी पाठ्य सामग्री को एक से अधिक छात्र ऊंचे स्वर में पढ़े तथा उसका अर्थ ग्रहण करे तो वह संवेद सस्वर वाचन कहलाता है। मौन वाचन किसी भी पाठ्य वस्तु को मन ही मन शांति से बिना कोई आवाज किए पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना मौन वाचन कहलाता है। अध्ययन। अध्ययन मौन पाठ का उच्च स्तर है, इसके अंदर पाठ्य सामग्री का गंभीर अध्ययन किया जाता है। सस्वर वाचन महत्व, उद्देश्य, गुण। जो भी आ रहा है ये लिख देना। बच्चे अक्षरों तथा शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने लगते हैं, उनमें भाषा प्रेम उत्पन्न होता है। सस्वर वाचन से विद्यार्थी वाक्य रचना को अच्छी तरह जान लेते हैं। ध्यानपूर्वक वाचन करने से विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को ग्रहण करते हैं, छात्रों में अध्ययन की रुचि पैदा होती है। सस्वर वाचन की विधियाँ। अक्षर बोध विधि। इस विधि के अंतर्गत बच्चों को सर्वप्रथम स्वरों का ज्ञान कराया जाता है, फिर व्यंजनों का और फिर मात्राओं का। ध्वनि साम्य विधि। हिंदी भाषा अक्षर ध्वनियों पर निर्भर करती है, यहाँ प्रत्येक अक्षर एक ही ध्वनि से उच्चारित होता है। हिंदी में अंग्रेजी के समान एक अक्षर की अनेक ध्वनियाँ नहीं हैं। इस विधि द्वारा बच्चों के सामने ऐसे शब्द रखे जाते हैं जैसे नाम, काम, राम, श्याम आदि। देखो और कहो विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को अक्षरों और ध्वनियों का ज्ञान कराने के बजाय शब्दों का ज्ञान कराया जाता है और शब्दों से संबंधित वस्तुएं दिखाई जाती है, परंतु कक्षा में प्रत्येक शब्द की वस्तु नहीं दिखाई जा सकती। वाक्य विधि। यह विधि देखो और कहो विधि का बदला हुआ रूप है। इसमें वर्णमाला सिखाने के लिए एक वाक्य को आधार बनाया जाता है। कहानी विधि। बच्चों में कहानी सुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इसके लिए कहानी विधि का निर्माण किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में यह विधि वाक्य विधि का ही बदला हुआ रूप है। संयुक्त विधि। कुछ विद्वानों का विचार है कि अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि को मिलाकर एक संयुक्त विधि विकसित की जानी चाहिए। मौन वाचन। लिखित सामग्री को बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ने की प्रक्रिया को मौन वाचन या मौन पठन कहते हैं। इसमें होठ नहीं हिलते। मौन पठन के प्रकार। गहन पठन। भाषा में कुछ पाठ्य सामग्री ऐसी होती है जिसका पठन पूर्ण रूप से कहना होता है। इस पठन से बच्चों की अधिग्रहण करने, चिंतन मनन करने और कल्पना करने आदि की शक्ति बढ़ती है। द्रुत पठन। भाषा में पाठ्य सामग्री को मौन रूप और द्रुत गति से पठन करने को द्रुत पठन कहते हैं। अर्थग्रहण इसमें भी अवश्य होता है, पर इस अर्थग्रहण में उतनी स्पष्टता की आवश्यकता नहीं होती जितनी गहन पठन में होती है। मौन पठन की विशेषताएं। मौन पठन के उद्देश्य, महत्व, गुण, विशेषताएं। जो भी आ रहा है ये लिख देना। बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण करना, एकाग्रचित्त, विचार शक्ति का प्रयोग, समय की बचत, कम थकान। द्रुत पठन के प्रकार। सस्वर द्रुत पठन। सस्वर द्रुत पठन किसी पाठ्य सामग्री को याद करने के लिए उपयोगी होता है। इस प्रक्रिया को तोता रटंत भी कहा जाता है। मौन द्रुत पठन। मौन द्रुत पठन गंभीर अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। द्रुत पठन का महत्व। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। द्रुत पठन से विद्यार्थी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। द्रुत पठन के फलस्वरूप विद्यार्थी को व्यापक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है।
यही नहीं, इससे विद्यार्थी का मनोरंजन भी होता है। दूर पठन से लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों को बल प्राप्त होता है। पठन कौशल के सोपान। प्रथम सोपान, आरंभ में बच्चों को कविता या कहानी सुनाकर पठन की ओर आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और वे सहज तथा स्वाभाविक रूप से पढ़ने में रुचि लेने लगेंगे। द्वितीय सोपान में बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाना चाहिए। यह ज्ञान विभिन्न वस्तुओं के चित्रों को जोड़कर सिखाया जा सकता है। तृतीय सोपान, इस सोपान में बच्चों को स्वतंत्र पठन का अभ्यास कराना चाहिए। यह अभ्यास स्वर भी हो सकता है, मौन भी, परंतु दोनों प्रकार के पठन करते समय भाषा शिक्षक को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ सोपान, इस सोपान में बच्चा पत्र पत्रिकाओं के महत्व को समझने लगता है तथा उनका अध्ययन करने लगता है। इस स्तर पर बच्चे का शब्द भंडार विस्तृत हो जाता है। धीरे धीरे भाषा पर उसकी पकड़ बनने लगती है। पांचवा सोपान, यह पठन शिक्षण की अंतिम अवस्था है। इस स्तर पर पहुंचकर बालक सभाओं में अथवा मंच पर पठन करने में समर्थ हो जाता है। पठन कौशल की विधियां। शब्द तत्व या ध्वनियों पर आधारित विधियां। वर्णोच्चारण विधि, इस विधि के अनुसार छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराना चाहिए। वर्णों में भी स्वर पहले सिखाए जाए तथा व्यंजन बाद में। अक्षर बोध विधि, यह विधि वर्ण विधि की सहायक मात्र है, नवीन नहीं। अर्थग्रहण पर आधारित विधियां। वाक्य विधि, यह विधि देखो और कहो विधि का नवीन पर आधारित संस्करण है। यहाँ शब्दों से आरंभ करने के बदले वाक्यों से आरंभ किया जाता है। कहानी विधि, अध्यापक कहानी का वर्णन करता है और प्रत्येक घटना के साथ एक वाक्य बोलता है और लिखता है। पठन कौशल के दोष कारण, बच्चों में नेत्र दोष होता है, फलस्वरूप उन्हें पठन में कठिनाई होती है। यदि बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं तो उन्हें पठन दोष उत्पन्न हो सकता है। घर की परिस्थितियों का संतोषजनक न होना और माता पिता का अपने बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान न देना। अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे में निराशा की भावना उत्पन्न होना। लेखन कौशल, जब अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तब हम उसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल के महत्व। लेखन से विद्यार्थियों में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान तथा वाक्य के स्वरूप का ज्ञान तथा कौशल का विकास होता है। लेखन से ही सुडौल और सुंदर लेख तथा अपने भावों को अच्छे ढंग से व्यक्त करने के कौशल का विकास होता है। लेखन विधि व प्रविधि से परिचित कराना व उसका अभ्यास कराना। लेखन से अपने भावों, विचारों आदि को लिखित रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाना। लेखन से बौद्धिक क्षमता का विकास करना। लेखन शिक्षण की विधियां। अनुकरण विधि, इस विधि में अध्यापक बच्चे की स्लेट या तख्ती पर वर्ण लिख देता है। बच्चे उस लिखे हुए वर्ण पर स्याही के साथ कलम चलाते हैं। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, इस विधि में अक्षर ज्ञान, पृथक्करण, वर्गीकरण तथा एकीकरण की क्रियाओं की सहायता से वर्ण लिखने की शिक्षा दी जाती है। पृथक्करण विधि में अध्यापक बच्चों को किसी भी अक्षर को खंडों में विभक्त कर उसकी तिरछी, सीधी, आड़ी रेखाओं अथवा अर्धवृत्ताकार आदि से अक्षरों को बनाना सिखाता है। ऐसा करते समय वह वर्णों को क्रमानुसार नहीं सिखाता, बल्कि पहले अत्यंत सरल वर्णों को लिखना सिखाता है, जैसे प, ग, र आदि। मॉन्टेसरी विधि, इस विधि में बच्चों को सर्वप्रथम प्लास्टिक के बने वर्ण दिए जाते हैं। शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि वे उन वर्णों पर अपने हाथों की उंगलियां फेरें। जैकार्ट विधि, इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को सर्वप्रथम एक अक्षर या वाक्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बाद में उस पढ़े लिखे हुए अक्षर या वाक्य को लिखने की प्रेरणा देता है। विश्लेषण विधि, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को शब्द वाक्य तथा वाक्य शब्द इन दो भागों में लिखना सिखाता है। संश्लेषणात्मक विधि, इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम बच्चे को विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास करा जाता है, फिर उसे रेखाओं को मिलाकर वर्णों की रचना सिखाई जाती है। चित्र विधि, इस विधि में वर्ण से जुड़ी हुई किसी वस्तु का चित्र बनाया जाता है, जैसे क के लिए कमल। लेखन दोषों के कारण। अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या। देवनागरी लिपि में लिखते समय अनुस्वार तथा अनुनासिक के कारण लेखन में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मात्रा संबंधी समस्या। छोटे बच्चों को आरंभ से ही मात्राओं का सही ज्ञान दिया जाना चाहिए। वे प्राय ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व मात्रा लगा देते हैं। संयुक्त वर्ण की समस्या। विद्यार्थियों में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। ये है त्र को कश, त्र को त्र,
आदि लिखना सामान्य सी बात है। च को छ की समस्या। कुछ बच्चे क्ष को छ लिखकर अशुद्धियां करते हैं, जैसे क्षमा को क्षमा। व और व की समस्या। कुछ बच्चे व के अंतर को नहीं समझ पाते, जिससे वे विधा को विधा, वना को वना आदि लिखते हैं। लेखन दोषों को दूर करने के उपाय। 12 खड़ी का अभ्यास। प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर बच्चों को अभ्यास कराया जा सकता है। व्याकरण का समुचित ज्ञान। पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग बदलना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्तियां, अनुस्वार, अनुनासिक आदि की उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को तीव्र गति से लिखने की प्रेरणा दे। इस प्रकार का प्रयास परीक्षा के लिए उपयोगी माना गया है। शारीरिक उपचार। यदि भाषा शिक्षक को यह पता चल जाए कि किसी विद्यार्थी के कान अथवा आंख संबंधी विकार है, तो उस विद्यार्थी के माता पिता को इस दोष से तत्काल अवगत कराना चाहिए, ताकि वे उसका शीघ्र उपचार करा सके। लेखन कौशल के सोपान। अनुलेख। अनुलेख का अर्थ है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम मोटे और सुंदर अक्षरों को लिखना, तत्पश्चात अन्य पंक्तियों को लिखना। श्रुतलेख। श्रुत का अर्थ है जिस विषय अथवा वाक्यों को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, उसे श्रुत कहा जाता है। इस प्रकार श्रुतलेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनकर लिखते हैं, इसमें अध्यापक बोलता है। सुलेख। ऐसी पुस्तकों में पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में सुंदर तथा मोटे आकार वाले वर्ण छपे रहते हैं और बाद में हल्का हल्का लिखा रहता है। बच्चे बाद में हल्के हल्के लिखे हुए वर्णों पर कलम फेर कर वैसा ही लिखकर अभ्यास करते हैं। श्यामपट्ट लेखन। हिंदी वर्णमाला पढ़ाते समय भाषा शिक्षक श्यामपट्ट पर वर्णों को लिखता है, फिर वह वर्णों का शुद्ध उच्चारण करता है, फिर बच्चों को उच्चारण करने के लिए कहता है।